बढ़ गई, दरवाजे दस्तक करके सदियां दर सदियां बढ़ गई, रस्तों पे टक-टक करके घड़ियां दर घड़ियां बढ़ गई, दरवाजे दस्तक करके मौसम का वेला अंदर हाथ मिलाता जाए, बादल का जत्था करके के और जाता जाए, बादल का जत्था करके के और जाता जाए। वक्त बोले मैं तो चलता छोड़ पीछे लम्हे अपने, वक्त बोले मैं तो चलता छोड़ पीछे लम्हे अपने, वो तुम्हें जब फुर्सत बैठो, वो तुम्हें जब फुर्सत बैठो, यार तो गले लगाए, यार तो गले लगाए। के दूसरे किनारे से रातों में थोड़ी सुनाए रब्बा रे रब्बा रे रब्बा रे रब्बा आँखों में डोलते पखेरू लेकर बैठी वो तो तकती जाए रब्बा रे रब्बा रे रब्बा रे रब्बा रे रब्बा रे रब्बा मेरा ध्यान आए पखेरू देखो रब्बा रे रब्बा रे रब्बा रे किसी से मैं तो क्या कहूँ कहा न जाए, आजा अब तो आजा बस और कुछ न जाए, ऐसा ना हो कहीं कि मुझसे ज्यादा तेरा इंतजार पाए। रब्बा रे 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 रब्बा। ये जो सतलुज नदी का किनारा आप लोग देख रहे हैं, यहां हमारी लाशों को दफनाने की कोशिश की गई थी। हमारी सोच, हमारे इरादों को दफनाने की कोशिश की गई थी, जो हमने आजाद हिंदुस्तान के लिए देखे थे। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हाँ? जी थोड़ा ध्यान से देखिए। मुझे याद नहीं आ रहा। दरअसल बातें पुरानी हो चली, बातों के साथ तारीखें पुरानी हो चली, तारीखों के साथ इतिहास पुराना हो चला, और इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले। व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते। क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते और वो तारीखों के भी गुलाम नहीं होते। इतिहास को तो लोग किताबों में छपी इबारत के जरिए ही जानते हैं। व्यक्ति को जानने के लिए तो बस स्मृति के दरवाजे पर पड़ी एक ठक ठक ही काफी है। तो ठीक है, अपनी स्मृति के दरवाजे को जरा खटखटाइए, देखिए शायद कुछ याद आ जाए। नहीं भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, माफ करना। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा और मेरे शरीर में अब इतनी ताकत भी नहीं बची है कि बहुत जोर लगाकर सोच सकूं। माफ करना। वो मुझे बेटा बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ? आपको? आप कब से तकलीफों से प्रभावित होने लगे? क्यों? तकलीफों से प्रभावित होना तो इंसान का स्वभाव है। बाकी उसका जिंदा रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि
मरने के बाद उसे इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता कि तकलीफें उसे कितना प्रभावित कर सकती है और कितना नहीं। वो फैज अहमद फैज का एक शेर है। जी, कौन सा? कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा। कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा। और जब याद किया इन खोए हुए लम्हों में, शम्मों में कहीं, तो नजर आया एक नगमा तेरी दिलदारी का। तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, मगर इस दिल ने ठहरना चाहा। एक शेर मुझे भी याद आता है जनाब। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा कि अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। ये गुमनाम शायर का शेर है जनाब। नहीं, मैंने पूछा कि तुम कौन हो। आज 1965 चल रहा है और सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की इस इमारत में खड़े होकर मुझे याद आता है कि ये शेर आज से 40 साल पहले जब्त कर दिया गया था, लाहौर में। लाहौर? तुम लाहौर में थे? हाँ, मैं आगरा में था, मैं पटना में था, मैं कलकत्ता में था, मैं दिल्ली में था और मैं लाहौर में भी था। तुम किस वक्त की बात कर रहे हो? 1919 की 13 अप्रैल की, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी बनी थी, जिस दिन एक बाप चीखा था, एक बच्चा चिल्लाया था और लाहौर के लायलपुर जिले के बंगा गांव में अपनी कटी हुई फसल को देखकर एक मां बिफर कर बोली थी, अपने बच्चे का मांस खाऊंगी अगर इस साल फसल को मुंह से लगाया तो। वो जमीन हमारी, वो खेत हमारे, वो मिट्टी हमारी, जहां वीरान हुई है हमारी बैसाखी, उस जन्नत में जिसकी मिट्टी को आज सुबह मेरे मुल्क के बच्चों के खून से रिस रिस कर रंग दिया गया। ओ गांधी, हमारे महात्मा, करते हैं हम अपने बचे हुए बच्चे तुम्हारे सुपुर्द, फेंकते हैं उनकी नन्ही नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में। ले जाओ उनको अपने साथ और बदला दो उन दूर के सदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। ये बात कब की है? कल शाम की। और लोग कितने थे? वो तो अकेले ही था।
दूसरी तरफ 4-5 थे। चोट काफी आई क्या? हाँ, लगी तो है उसे। मैंने उससे सुबह कहा कि डॉक्टर को दिखाने चलते हैं, तो बिफर गया कि सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, प्राइवेट में जाने के पैसे नहीं है, इसलिए ऐसे ही चलने दो। उल्लू का पट्टा है। उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म हुए आज 1 साल होने को आया है। अब सरकारी अस्पताल जाने में क्या दिक्कत है? साले अंधियों के लड़ोगे। और तुम लोग कहां थे? यार प्रोग्राम तो हमारा भी था जाने का, तुझे सुबह से ढूंढ रहे थे लेकिन तू मिला ही नहीं। फिर शाम को लाला जी ने मीटिंग बुला ली क्योंकि परसों बड़े चौक पर वायसराय का पुतला जलाया जा रहा है और जुलूस भी निकलेगा। इसी वजह से हम लोग नहीं जा पाए। और फिर रात को मालूम पड़ा कि वहां झगड़ा हो गया। लेकिन तू कहां चला गया था? यार बेबे जी की तबीयत खराब हो गई थी, एकदम जाना पड़ा। रात की सवारी नहीं मिली, इसलिए सुबह वापस आया। अरे तुम देख तो लेते वो लोग कौन थे, बाद में निपट लेते सालों से। वो मालूम पड़ गया है, ये ऑफिसर्स लेन के साहबों के लौंडे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एफआईआर करा दी है, उल्टा उसी के खिलाफ। कुछ भी किया ना तो झगड़ा बढ़ेगा। अबे अब जितना बढ़ चुका है उससे आगे क्या बढ़ेगा? और बढ़ेगा ना तो निपट लेंगे सब मिलके। लेकिन मुइन है कहां? आपसे मिला था क्या भगवती भाई? हाँ मिला था, फिर एकदम से सुबह ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया है। आराम से पानी दो। पानी दे। ले देख मोइन, मैं तुझसे ज्यादा नहीं पूछूंगा, मुझे एक लाइन में उनके नाम बता। मोइन उनके नाम क्या थे? नाम जानते हैं तुझे? हाँ। जिम क्रेन, स्टीफन क्रेन, और बाकी तो को मैं नहीं जानता। ये वो ऑफिसर्स लेन के डेविड क्रेन के लौंडे तो नहीं? हाँ वही। ठीक सुख, एफआईआर में बाकियों के नाम भी दर्ज होंगे और 3 ही आदमी काफी होंगे इनके लिए। हॉकी स्टिक ले जाना, बाकी हाथ पैर। ये वो रात को निकलते हैं क्लब से दारू पी के, वहीं बजा देना सालों को पीपल मीनार के पास। समझ गया, चल। और एक बात, इनकी गाड़ी का एक भी कान सलामत नहीं रहना चाहिए सुखदेव। बहुत नाज है ना सालों को। ठीक है। अरे 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 एक बार पूरी बात तो सुन ले यार। हो सकता है ना गलती इसकी रही हो। मेरी गलती? मेरी गलती? अरे मैंने खैरू को बताया मेरी गलती है, मैंने उसकी बहन और बीवी को बताया ये भी मेरी गलती है। साले यहाँ खड़ा होकर बकवास कर रहा है, मैं चौड़े में मुझ पे क्यों चढ़ रहा है यार? हर बात को दिमाग से सोचा जाएगा ना। उनका रंग सफेद है तो गलती का हमेशा उन्हीं की होगी। अबे ओ सफेदी के चमकार, उन्हीं की होगी, समझा? यूं तो हम कुछ भी कह सकते हैं ना फिर भगवती भाई। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वक्त कह रहा है। हाँ। मोइन, मोइन शांत हो जा। बात क्या हुई थी? यशपाल ने बोला जगमग पर फिल्म देखने चलेंगे, शाम वाला शो, टिकट ले लेना। मैं टिकट लेके बाहर खड़ा इन सबका इंतजार कर रहा था तो अंदर से शोर सुनाई दिया। मैं अंदर भागा तो देखता हूँ चारों खैरू को जमीन पे पटक के लातों घूसों से मार रहे थे और बगल में उसकी बहन और बीवी खड़े। उसकी बीवी की गोद में उसका बच्चा जोर जोर से रो रहा था। ये खैरू वो तांगे वाला? हाँ वही। और खैरू को मारते हुए गंदी गंदी बकवास किए जा रहे थे। सालो हमसे कॉपरेट नहीं करोगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाओगे, काले कुत्तों। लेना पड़ा ना तुम्हारे उस बाप गांधी को वापस, हमारे कंधे से कंधा बढ़ाकर चलेंगे। और उसके बाद? और उसके बाद क्या? उसके बाद लंबू ने खैरू पर अपना कुत्ता छोड़ दिया। अरे उसने उसका पूरा हाथ झंझोड़ दिया। वो दर्द से बिलबिला उठा। तो तब हो गई जब उनमें से एक हरामी उसकी बहन की तरफ बिच कहता हुआ आगे बढ़ा। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसके सामने कूद गया। अरे खैरू ने कितनी मर्तबा अपने तांगे में नेशनल कॉलेज के छात्रों को लिफ्ट दी है। साले उसे छोड़ के मुझ पे टूट पड़े, नाक पे ठोकरें मारी। अरे मैं अकेला पड़ गया और इन हरामजादों में से कोई नहीं आया। अरे छोड़ यार। पुलिस आई और मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। अरे अब्बा आए तब कहीं जाकर छूटा हूं। बात कहां से शुरू हुई थी? अरे कहां से शुरू होनी है? खैरू गलती से एक क्लास में घुस गया होगा, बस घुटना टकरा गया और टूट पड़े हरामी उस पे। अबे आईसीएस की औलाद, अब बता गलती किसकी थी? अब इसके हिसाब से तो गलती उन्हीं की लग रही है। हाँ, आजकल गलतियों का बहुत हिसाब किताब करने लगा है तू।
चलो हो गया बे, ले पानी पी। ले। नहीं पीना मुझे। अबे ऐसे मुंह बिसरने की जरूरत नहीं है, अब जो होना होगा वो हो जाएगा, निपट लेंगे सब। जा रहा हूँ, अब्बा मेरा इंतजार कर रहे। मोइन ख्याल रखना अपना। और एक और जरूरी बात। क्या बात? अरे पिक्चर की क्या बोलते हो जाए? हो जाए। ये फिल्म कौन सी है? अरे तू फिक्र मत कर बेटा, तेरे चैपलिन या गार्बो की नहीं है, ये है राजा हरिश्चंद्र की। बननी चाहिए यार, इंडियन माइथोलॉजी पे और बननी चाहिए। हाँ बेटा बननी तो चाहिए। अगर तेरे देवता पिए तो कहलाए आसव, हाँ साला हम पिए तो कहलाए विस्की। अरे ये लाला जी से शिकायत लगा देगा। लाला लाजपत राय, महान स्वतंत्रता सेनानी। यार भगवती भाई, हाँ इस मूवमेंट के बाद लाला जी कुछ बदल से नहीं गए? हाँ बदल तो गए हैं, बस बोर्ड पर एक नोटिस लगने की देर है। 1922 के पवित्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम में तुम ये कभी मत भूलो कि तुम एक हिंदू हो। अच्छा मेरे हिंदू भाइयों, ये येलो पैम्पलेट पढ़ा है किसी ने? येलो पैम्पलेट? ये क्या है? अरे कुछ नहीं, सान्याल बाबू ने पुराने क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई है जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका एजेंडा है आजाद भारत। अरे वाह। उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पर छपा है उसे कहा जा रहा है येलो पंपलेट या फिर पीला पर्चा। वेरी गुड। यानी आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही छाप दिया। हाँ तो क्यों नहीं छप सकता? अब हमने शादी नहीं की तो क्या घर पे हम सहरा भी छपा कर ना रखे? लेकिन यार मेरा ना इन ऑर्गेनाइजेशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। अच्छा? कभी ये होम रूल सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी और अब ये HRA। इससे होना जाना क्या है? तो और किससे होना जाना है? यार भगत, तू मान या ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी हुई है। टिकी हुई है क्योंकि सिर्फ टिके रहना चाहती है। ऐसा नहीं है यार, ये काम भी करना चाहती है। बस इस नॉन कोऑपरेशन वाली बात को छोड़ दे, नॉन कोऑपरेशन वाली बात करना, वहां थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ बेटा, दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि तू भी उसका शिकार रहा है। अबे इस कमरे के बैठे कई लोग उसके मारे हैं, समझा? अरे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। क्या पाया? आखिर पाया क्या तूने ये बता। ठीक है, कुछ नहीं पाया, लेकिन इसमें भी ना जनता का दोष है। कैसा दोष? भगवती भाई, उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी, वो तोड़ी गई, तो उस बंदे ने मूवमेंट वापस ले लिया। हाँ चौरी चौरा में पुलिस ने नियति भीड़ पर गोलियां चलाई, 25 लोग मारे गए। जनता ने भड़क कर थाने में आग लगा दी, सब जल के मर गए और बदले में जनता को दोषी बताकर मूवमेंट वापस ले लिया। वाह! अरे तो थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ तो उसके दरवाजे पे मत्था टेक के आगे बढ़ जाते हैं। अबे क्या कांग्रेसी साहित्य पढ़ के आया मार्कंड त्रिवेदी? फिजूल इल्जाम मत लगाओ मुझ पे तुम लोग। अरे मैं भी कूदा था उस मूवमेंट पे तुम लोगों के साथ। हाँ, कूदा था, आसमान से कूदा, खजूर में अटका। बाप बड़ा आईसीएस, बेटा छोटा आईसीएस। करने के लिए कुछ नहीं तो सोचा साला एडवेंचर ही कर लेते हैं, कुछ क्रांति आ जाएगी। तमीज से बात कर सुखदेव, यार अपनी बात कहने का सबको हक है। और मैं आज भी कह रहा हूं, इस गांधी नाम के बंदे में कुछ बात तो है। बात तो 12 बार 13 साल के मासूम बच्चे इंसान के कहने पर सड़कों पर आते, तुम्हें बात तो होगी ना? क्या जोश था? आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा है इन दोनों की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो। बस्ते नालों में फेंक कर बच्चे थे, कॉपी पेंसिल किताबों को आग लगाकर बच्चे थे। अरे अपने छोटे छोटे हाथों से बच्चे बांटे थे, तख्तियां तक उठाई। हर एक दिन सुबह सुबह पता चलता है आंदोलन वापस। बच्चे मुंह बाएं आसमान की तरफ ताक रहे हैं। सरकारी स्कूलों के गेट उनके लिए बंद, कॉलेजों में उनका दाखिला मुमकिन नहीं।
जाए तो कहाँ जाए, फरियाद सुनाए तो किसको सुनाए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ओए याद है तुझे? हाँ, बात करता है। मुझे ना सब याद है, लेकिन मैं फिर भी ना इतना परेशान नहीं हुआ था। परेशान नहीं हुआ था? अबे कुत्ते की तरह आया था बिलबिलाता हुआ अनारकली के होटल पे कि अब क्या करूंगा, बाप जान से मार देगा और आई कैसे जारी रहेगी। इससे बात तो सुधे। अबे चूल्हे ढीली हो गई थी तेरी। इस कमरे के कई लड़के होंगे उस दिन वहां, समझा? गनीमत मना के वक्त रहते लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज खुलवा दिया, वो भी हम जैसों के लिए, वरना हाथ में कटोरा लेके दर दर की ठोकरे खा रहे होते। दर दर की ठोकरे? अबे दर दर की ठोकरे खाए मेरी जूती। 50 को अपने घर में नौकरी दे सकता हूँ, बोल चाहिए किसी को? हमको आईसीएस की औलाद, एक तो एडवेंचर के लिए क्रांति करते हो, ऊपर से मजाक उड़ाते हो दूसरों की भावनाओं का। चल अबे चोरी चोरा के सिपाहियों का तुझे मरना याद है? उनका नहीं जो उनकी गोलियों से मारे गए। साले उन 1500 लोगों को ना तू इसलिए याद नहीं रखेगा क्योंकि इसमें तेरा बाप, तेरा भाई, तेरी बहन नहीं थे। Nothing is too much. भगवती भाई, I said nothing is too much. और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मिस्टर गांधी, कि आपने इस मुल्क के बच्चों के लिए क्या रास्ता छोड़ा है? पगड़ी संभाल जट्टा पूरी चली जाए, पगड़ी की घाट में कोई हाथ ना लगाए, पगड़ी संभाल जट्टा मोड़ दे हवा के रूपो जो वो आए आए, रोक दे भरती रुको आप जो बिछाए, सरकती उम्मीदों के याद में सजाए, फूल से सनी मिट्टी को फूल को न जाए, पगड़ी संभाल जट्टा ना बाबूजी ना, चलो ते इथे आ जा। किथे? और तेरे वैसे गड्डी बुलावा। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। ना एक ही कर ऐसी अरदास करिए ऐसी और कैंटीन ही अरदास और मैंने पागल समझा है। ओ किथे? कौन बाबूजी? दसा वो तो यहाँ नहीं है बाबूजी। और वो तो मुझे भी दिख रहा है यहाँ नहीं है। वो है कहाँ? वो तो बाबूजी 2 दिन से यहाँ आया ही नहीं। 2 दिन से यहाँ आया नहीं? अरे अरे वो गया तो गया कहाँ? ओए वो देख, ओए हद हो गई, उसे लाहौर निकल गया या गोरे खा गए। घर घर में वैसाखी मनाई जा रही है और ये हरामजादा अपनी माँ और दादी को भूखा छोड़ के पता नहीं कहां मारा करती कर रहा है। एक बार मुझे मिल जाए ना
तो उसकी तो मैं। जी बाबूजी। उसे समझाया था? हाँ बाबूजी, समझाया था और वो समझ भी गया। फिर क्या बोला? बाबूजी वो कह रहा था कि दरअसल ओ कागड़ा, छेती छेती बोल। दरअसल बाबूजी वो कह रहा था कि लड़की अगर थोड़ी पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा। पढ़ी लिखी लड़की? हाँ। ओए पढ़ी लिखी लड़की का क्या फ्रेम बना के टांगेगा? हाँ? तुम सबको बिगाड़ा है तुम्हारे ये नेशनल कॉलेज वालों ने, और वो तुम्हारे गुरु लोग। उसको तो मैं देख लूंगा। सरदार का लोंडा है ना, लट की भाषा समझेगा। और तुम, हाँ, इसी तरह तुम्हारे पीछे मार मार के तुम सबकी क्रांति ना निकाल दी ना, तो काका जी मेरा भी नाम सरदार किशन सिंह, वर्ल्ड सरदार अर्जन सिंह नहीं। मैंने तुम्हें अभी भी नहीं पहचाना। जी मैं खुद भी कहाँ पहचान। तो क्यों आए हो इस बूढ़े के पास? क्यों आए हो? जो कैंसर का दर्द लिए अपने शरीर में जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है, क्यों आए हो इस बूढ़े के पास? एक बात पूछूं आपसे, कभी अफसोस होता है क्या? जिस इंसान ने 20वीं सदी के तीसरे दशक में पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था, आज उसे उसके वार्ड का जमादार तक नहीं पहचानता। ख्वाहिश भी नहीं है मेरी ऐसी कोई कि कोई मुझे पहचाने। ठीक, तो तब वो वक्त था, वो अब मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। हाँ। अच्छा। उस समय तो मकसद रहा होगा। हाँ। आप लोगों दूसरों को हीन बनाना, उनको कॉम्प्लेक्स देना, अपने जोश अपने उत्साह के आगे दूसरों के व्यक्तित्व को चलकर आगे बढ़ जाना, पंडित चंद्रशेखर आजाद को हनुमान जी का अवतार बताना, वो सुखदेव को दूसरों का मखौल उड़ाने देना, और भगत के इंटेलेक्ट के सामने दूसरों को बोला साबित करना, छोटा साबित करना, ये था मकसद आप लोगों का। किसी गैर जानकार को भाई बम्पू लाट के मजाक में उछाकर उसको रुला देना, ये था मकसद आप लोगों का। तुम बम्पू लाट को भी जानते हो? क्या बात थी, क्या बात थी। लेट्स प्लेस आवर लाइव्स टू आवर कंट्री। जनाब ये डायलॉग आज किसी घटिया तीसरे दर्जे की फिल्म का नायक भी बोलना पसंद नहीं करता। लेट्स प्लेस आवर लाइव्स टू आवर कंट्री। लेट्स प्लेस आवर लाइव्स टू आवर कंट्री। लेट्स प्लेस आवर लाइव्स टू आवर कंट्री। मुझे आज भी याद है 1924 दिसंबर की रात थी, तूफानी रात थी। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप प्रेस के तलगर में वो खड़ा था। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजाद हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायस कशिश नहीं है। पिताजी आपको याद होगा जब मैं छोटा था तो दादाजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त यह ऐलान कर दिया था, मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया था। लिहाजा मैं उसी समय की प्रतिज्ञा को पूरी कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार। भगत सिंह, क्यों आना चाहते हो चारे में? जिस वजह से आप लोग हैं। अपनी वजह बतलाओ। वजह सबकी एक है जनाब, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। अंधेरे में 3-4 अंग्रेज छोकरों को मारने पीटने को तुम लड़ना कहते हो? जनाब वो शुरुआत थी, और शुरुआत भी कभी ना कभी तो होती। लड़ तो पिछले 100 साल से रहे, अब तक तो नहीं मिली आजादी। शायद लड़ने के तरीके में कोई गलती रह गई। अच्छा, और उस गलती को तुम ठीक करने आए हो? क्यों नहीं आ सकता, हमेशा कोई ना कोई आता ही रहा है। शादी में शहीद होने से बचकर भागे बरखुरदार। जनाब शहीद तो वहां भी होना है, तो कम से कम महबूबा तो अपने पसंद की हो। जवानी में मौत और
जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं होता जब तक कि वो सामने ना आ जाए। मैं दोनों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। बहुत तकलीफ होती है मरने में बरखुरदार। आपको कैसे पता चला? आप कभी मरे? हाँ? देखिए, मौत के बारे में जितना मुझे मालूम है उतना आपको। हिसाब बराबर हुआ। इस कमरे में बैठा हर एक शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत जरूर मरा है। इनके जिस्मों के घाव इस बात का सबूत हैं। जिस्मों के घाव ताकत का सबूत नहीं होते जनाब। ताकत और क्या? वो मानव भी बड़ी बात है। ऐसा हो या सामने वाले। बड़ी बात यह है कि आपके जिस्म से चलती हुई खून एक खून आने वाली पूरी की पूरी नस्ल के खून में उबाल ला सकती है। इसे हंसते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना बस का काम तो है। और मौका चाहिए बगैर जान गंवाना है। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के 100 साल के इतिहास में यही कमी है। और आप आजादी की बात करते हैं तो मैं बता दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरी नहीं, जरूरी ये है ये आजादी हमें कैसे मिले। तो मुझे कहने में हिचक नहीं कि आने वाले 70 साल के बाद भी हालात ऐसे के ऐसे रहे। थोड़े चले जाएंगे, पूरे आ जाएंगे। काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर फटेगा, अमीर और अमीर हो जाएगा। धर्म जाति की जबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। स्वागत है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में, तुम्हारा स्वागत है। मैं राम प्रसाद बिस्मिल। मैं अशफाकुल्ला खान। मनमत, लाइडी, जोगिंदर, उपेश और ये है जयदेव कपूर। जियो जियो। भाई से कुश्ती में तो हराना पड़ेगा और एक दो पटकनी भी देनी पड़ेगी। और ये है चारे का खास बंगाली पटुकेश्वर दत्त। की खबर मालूम आशी? पूछ रहा है कैसे हो? बेहतर जनाब। जानते हो बंगाली और हनुमान जी में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है जी? कोई फर्क नहीं होता। दोनों को जब तक इनकी ताकत का एहसास ना कराया जाए बूटी लाने के लिए उठेंगे नहीं। और एक बार एहसास हो गया तो बूटी छोड़ पूरा पहाड़ लेकर आएंगे। अरे ये हनुमान जी से याद आया, पंडित नजर नहीं आ रहा। जनाब ये आवाज ये भूत है चारे का। जिंदगी और जंजीर कभी इनको बांध नहीं पाई और ना ही कभी बांध पाएगी। ए पंडित, हाँ भगत से मिलेगा? कसरत के वक्त नहीं। क्या नाम है जी इनका? आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद।
security. Close all the stations between Shahjahanpur and Lucknow. Raid Meerut and Banaras. Recruit new agents in Delhi, Agra, Gwalior and Jhansi. Send one squad to Calcutta. This is the same bloody Hindustan Republic Association. Pick up that bloody Sanyal. Call special force. I want to see CID slithers in each and every street of Kanpur. What? 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 सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ पूरी हजारें पकड़ी गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सुनहरा अध्याय खत्म हुआ। अरे सुखी, ओ अरे दूध ले आ। अरे आया भगवती भाई। इतनी देर लगाता है। ये लो जी ठंडा ठंडा भैंस का दूध पियो। सुख, दूध का भाव? एक आने से चारा कितना डाला? 22 सेर। और दूध कितना निकला? 18 सेर। शहर कितना भेजा? 12 सेर। ओए बाकी? बाकी देश के नौजवान पी गए। अभी देश के बुड्ढे को पता चल गया ना, लठ मार मार के पिछवाड़ा सुझा देगा। पता चलेगा तब ना। आओ जी आओ, आ जाओ जी आ जाओ, आओ जी आओ, आ जाओ जी आओ। ओ जिंदा रहा, जिंदा रहा, जिंदा रहा, जिंदा रहा। आओ जी आओ। अच्छा, और क्या दिक्कत है? बाबूजी मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो पेट तो यो है थारी डायरी। हाँ जी, ये है अपनी डायरी। ओ जी वहां से लेके वहां तक सर अपना है जी। क्या बात है। ओ जी 100 गज का टुकड़ा है। 3 भैंसे उधर की तरफ बांधी हुई है। अच्छा। और एक कटिया अभी अभी हुई है, वो उधर की तरफ है जी। ओ जी पूरे लाहौर तक अपना दूध जा रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बस बढ़िया चल रहा है। भगत जी पूरा आया जी। यो बता, पुलिस तो ना गेड़ा कट्टा यहाँ? जी ना, जमानत के बाद कुछ नहीं। और दुन्नी चंद जी परेशान हो रहे थे तेरे लिए। और दौलत राम जी तो कह रहे हैं कि केस तो अब उनके बाप को भी वापस देना होगा। लठ गाड़ देंगे जी, लठ। ओ जी गाड़ दिया लठ। अरे गोरों की अदालत में 6-7 महीने से ज्यादा केस नहीं चलते। और कोई सबूत भी तो नहीं है उनके पास। हाँ जी। ओए भगत जी, अब जिंदगी बनाओ अपनी। सुना क्या कह रहे हैं? अब जिंदगी बनाओ अपनी। जी। तुम सबको तो सालों ठोर मिल गया जीने का। और भाई भगवती? जी बाबूजी। अरे यार जी बाबूजी, क्या सब चंगा चल रहा है? हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक चल रहा है। ओए चिंता तो होगी ना। और भाई सुखी? जी बाबूजी। ओए थे ओ भाई तेरी भड़क सड़क कुछ कम हुई कि नहीं? हाँ बाबूजी अपने ही भैंसों का दूध पी के बिल्कुल कम पड़ गई। ओए रे ला। हम सटो ये पैसे तुम्हारे लिए दूध नहीं देंगे। मैं क्या किशन सिंह जी? हाँ जी। छोकरा बदमाश हाँ, बदमाश है। भगवती जी बाबूजी। नजर रखना इस पे। हाँ जी बिल्कुल। मैं क्या जी, अपने लड़के के लिए भी कोई कोड़ी छोड़ी ढूंढो जी। और ढूंढ लेंगे जी। ओ जी पट्ठा अपना जवान हो गया। अरे बाबूजी। बाबूजी अब पेट ठीक हो गया तेरा? हाँ? दूध भी उससे शायद कुछ बड़ा। बाबूजी मैं अपने लिए थोड़ी लाया था। तो ये तो मैं भगवती भाई के लाया था। भगवती भाई। भगवती और मैं क्या, आप बोलो जी, क्या बोलोगे? मैं क्या किशन सिंह जी? हाँ जी। छोकरा बदमाश है। और नहीं जी, छोकरे बदमाश है। हाँ भाई भगत जी। मन्ना वाले पूछ रहे हैं बादशाह पक्की करें? जी जैसे इनकी मर्जी। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूं। बस एक गिरफ्तारी हुई और दम निकल गया साले का। इस 1927 के धधकते हुए दौर में लाहौर का दूध पिला रहा है। पंडित जी वो डेयरी तो उसके पिताजी ने खुलवाई है। तो क्रांति में अपने पिता से पूछ के कूदा था। 25 भेद रहस्य लेके गया यहाँ के, इसलिए ना कि दूध बेचे,
शादी करे और बच्चे पैदा करके आबादी पे बोझ बढ़ाए। कीड़े मकोड़े फैला के चले गए दोनों एचआरए में। तो क्या नाम है उसका, वो 4 फुट का अमेरिकन नौटंकीबाज जी, चार्ली चैपलिन। हाँ, अब उसकी फिल्म में देख के ये क्रांति लाएंगे। जी पंडित जी, बहुत बड़ा एक्टर है जी। जूता निकालो अपना। जी सुखदेव कह रहा था। सुखदेव कह रहा था। ये बम दशहरे में फेंका गया था। हुकूमत का तो काम है पंडित जी, बस बहाना चाहिए भगत को पकड़ने का, अरे उस पर मोटा केस लगाने का। पंडित जी, उनको काकोरी के नाम चाहिए थे बचे हुए, लेकिन पंडित जी उसने कुछ भी नहीं बताया। ओहो, एहसान किया मेरे ऊपर, एहसान किया। बहुत मार पड़ी है पंडित जी उन लोगों को। करनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी, वरना बीवी के नाड़े से गिरा बांध के बैठ जाए घर में। नहीं भूलूंगा, मैं नहीं भूलूंगा। ये सबसे बड़ा धोखा है मेरी जिंदगी का। ठीक, फैसला हो गया। राजगुरु इधर। क्या है पंडित जी? तुम आज रात की गाड़ी से लाहौर जा रहे हो। एक आखिरी बार बात करके देख लो, मानता है तो ठीक, वरना भाई बम्पुलाट को ले जाना, काम आएंगे। आप खुद ही जाके बात कर लीजिए ना पंडित जी। बस, फैसला हो चुका है। साला ये दिन भी देखना था, ये दिन भी देखना था। उम्मीद करता हूं कि अब तक तुम्हारी डेयरी कर्ज में डूब चुकी होगी, क्योंकि वहां दूध बेचने के अलावा और सब कुछ होता होगा। जानकर खुशी हुई कि तुम्हारा क्रांति पे से विश्वास उठ गया है। ऐसे में मुझसे 2 हाथ पढ़वा लिया करो, ये ठीक रहेगा। आजकल में तुम्हारा केस वापस लिए जाने की खबर है। जमानत का पैसा मिलने की पहले से बधाई है। अब इसे बापों से मजाक किया करो ना, तो याद रखना बाप इस दुनिया में तुमसे पहले आए थे। बोलो, तुम लोगों ने क्या सोचा है? मैं मजाक नहीं कर रहा। बोलो, तुम लोगों ने क्या सोचा है? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। बोलो, क्या सोचा तुम लोगों ने? मैं मार दूंगा। अरे आगे बता दो। अरे ये कितना भारी है। पंडित जी ने कहा था कि आखिरी बार पूछ के देखना, मानता है तो ठीक है, वरना भाई पगला से ठोक देना। पंडित जी क्या इतिहास कभी मानेगा कि चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को उड़ाने के लिए बाएं बम्बूलाड भेज दिए। और भाई बम्बूलाड भी बिल्कुल भरे हुए थे, जैसे देखते ही चीर फाड़ देंगे। लेकिन अबे साले, हमें मारेगा? हाँ? लेकिन तुम लोगों ने ये सब किया क्यों था? देखो, नाम तो है राजगुरु और बातें राजा के भांडों जैसी करता है। अबे मेरी 60,000 रुपए देके जमानत दी गई है, वो भी बैरिस्टर दुनीचंद जी और दौलत राम जी जैसी हस्तियों ने। समझा? अब 6 महीने तक कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उनकी साथ कहां जाएगी? हाँ, और आगे से कोई भी पकड़ा गया तो जमानती कहां से लाओगे? अबे पैसे के नाम पे तो पार्टी वैसे ही नंगी है, अबे फिर कोई डकैती डालनी पड़ेगी गधा। वैसे जय गोपाल ने असेंबली में केस उठवा दिया है, 1-2 दिन में जमानत हो जाएगी, फिर इनकलाब शुरू। पर भाई ये तो रही खूब। जियो पंडित जी, बम्बूलाट भेजे हैं भाई। अरे लेकिन मेरा सवाल तो वही का वही रहा, तुम लोगों ने सब किया क्यों था? अच्छा, अरे मेरे राज दुलारे, पेट में दूध दही जा रहा था, लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली तरह, एकदम तेरी तरह। किसकी तरह? तुम्हारी तरह। साले तेरी तरह। तो सोचा कुछ करते हैं तो कर लिया। अब देख, हर कोई पंडित जी तो है नहीं जो 24 में से 25 घंटे लंगोट मारेगा। वैसे पंडित जी ने भी लोहार की चोट मारी है। हाँ, ये तो है। जियो पंडित जी, क्या कहने हैं तुम्हारे भाई। अच्छा सुन,
वो खत में आगे क्या लिखा ये पढ़कर बता जरा। हाँ यार। अब जरूरी बात, फिरोज शाह कोटला दिल्ली की मीटिंग अब लगभग तय हो चुकी है। उत्तरी भारत के सभी दलों में इस मीटिंग को लेकर बहुत उत्साह है। बंगाल को छोड़ इसमें सभी लोग आएंगे और जैसा कि तय है इस मीटिंग का संचालन तुम करोगे। उम्मीद करता हूं कि क्रांतिकारी आंदोलन में एक नई करवट साबित होगी। फैसला जो भी होगा मुझे मंजूर होगा, तुम सबका पंडित। और हाँ, अगली बार मिलो तो इस सोशलिज्म नाम के शब्द पर थोड़ा प्रकाश डालना। हो सके तो रूसी क्रांति पर भी कोई किताब लेके आना, मगर याद रहे हिंदी में। क्योंकि उस मुल्क के पास देने के लिए आइडियोलॉजी, उसी की बदौलत वहां इनकलाब आया। और रूसी क्रांति पिछले दशक की ही नहीं बल्कि इस पूरी सदी की सबसे बड़ी घटना है मिस्टर बैनर्जी। क्या बंगाल ने अपनी क्रांति का पहला पाठ महाराष्ट्र से नहीं सीखा? क्या पंजाब ने अपनी क्रांति का पहला पाठ बंगाल से नहीं सीखा? फिर हम क्यों हिचकिचाएं एक ऐसी चीज को लेने के लिए जो अप्लाइड साइंस के तौर पर उभर कर आ रही है? लेकिन मिस्टर सिंह, इस सोशलिज्म नाम के साइंस में ना धर्म के लिए कोई जगह नहीं, जो हमारा देश का परंपरा है। परंपरा? हाँ? घोष बाबू, हमारे देश की परंपरा गरीबी है, हमारे देश की परंपरा भूखमरी है, हमारे देश की परंपरा है ये फ्रस्ट्रेशन। और हम इस परंपरा को अपने सीने पे चिपका के जिंदगी भर घूमना चाहते हैं। धर्म इंसानी कौम के लिए अफीम है जो उन्हें रिक्त तो करता है मगर भर पेट खाना नहीं खिला सकता। आप ये कैसे कह सकते हैं? उससे व्यक्ति में विश्वास बढ़ता है। हाँ, उससे व्यक्ति में डर बढ़ता है, उससे व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति आता है। और वो पूरी शक्ति मिलकर भी सिर्फ एक वक्त की भूख नहीं मिटा सकती। लेकिन आप भूख को ही इतना ऊंचा स्थान क्यों देता है? देते तो आप भी। मैं बोलता हूं और आप बोलते ही नहीं। हमारा इतिहास गवाह है दादा कि धर्म गुरुओं ने इनकलाब लाके दिखाया है। हमारे इतिहास की छोड़िए दादा, दुनिया के इतिहास से मुझे केवल एक उदाहरण देके बताइए। क्यों? कबीर? जनाब, कबीर का मकसद इंसान को भगवान से मिलाना नहीं था, उसका मकसद था दो हार्ड मांस के टुकड़ों की दूरी को खत्म करना। हजरत साहब, जीसस क्राइस्ट। हाँ, वो बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, वो लोगों को साथ लेकर चले थे। और जरूरी नहीं कि ईसाइयत और इस्लाम का जो स्वरूप हम आज देखते हैं ये उन्हीं का सोचा गया हो। लेकिन दादा, वो लोग अपना कौरमों से ना इतिहास से उठकर माइथोलॉजी में चला गया था। इसके लिए जिम्मेदार है ये 2000 साल का वक्फा, जब हम लोग उन्हें सिर्फ साबुन के कैलेंडर के माध्यम से जानने लगे। हाँ, और कोई बड़ी बात नहीं कि कल को आप हिंदुस्तान के आंदोलन के कर्णधार बन जाए तो घोष बाबू 500 साल बाद आपके बारे में भी यही कहा जाएगा कि घोष बाबू 8 सितंबर 1928 की फिरोज शाह कोटला की मीटिंग में हवा में उड़ के आए थे, भैंस में बैठ के हाथ में तलवार लिए। You persons are impossible। आप लोगों से ना बात करने का कोई फायदा नहीं। जब पास में ठोके बजाय तरफ ना हो फिर किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आप इस सोशलिज्म की वैवाहिकता के बारे में क्या कहेंगे? आजादी जरूरी नहीं, आजादी के बाद का हिंदुस्तान जरूरी है। और अगर उसके लिए कुछ भी व्यवहारिक है तो यही, वरना कुछ नहीं। ठीक है दादा, लेकिन मैं ना तुमसे एक आखिरी सवाल करना चाहता है। इस HSRA का कमांडर इन चीफ में जो चंद्रशेखर आजादी क्यों नहीं? अरे वो व्यक्ति को अंग्रेजी का एक लाइन ठीक से बोलना नहीं आता है। भाई, कमांडर एक प्रेरणा होता है और उसका लिटरेट होना बहुत जरूरी है। और नहीं तो क्या? जनाब, लिटरेट होना एक सब्जेक्टिव बात है। कहीं वो मिशनरी स्कूल की पढ़ाई की बजाय तो कहीं जिंदगी के तल्ख तजुर्बों। अच्छा दादा, लेकिन वो इस मीटिंग तक में नहीं आया है। इस बात का जवाब आपको शिव वर्मा देंगे। पटना गए हैं और सुबह तुंड पेलते हुए मिले थे, मीटिंग की याद दिलाई तो बोले पहली गलती तो ये कर रहे हो कि कसरत के वक्त मुझसे बात करने आ गए। 118 पीर चुका हूं और 200 से पहले उठूंगा नहीं। फिर दूध जलेबी खाऊंगा, माउदा साफ करूंगा और फिर जाके किसी की बात का जवाब दूंगा। और दूसरी गलती ये कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों की जानकारी नहीं रखते।
वरना कब का मालूम पड़ जाता। आज रात की गाड़ी से पटना जा रहा हूँ और मीटिंग में नहीं आऊंगा। और गलती से मैंने पटना का पता पूछ लिया तो बोले या तो मैं जानता हूँ या भाई बम्पुलाड़ जी। भाई बम्पुलाड़ तीसरे के जानने से पहले ही उड़ा दूंगा। भाई बम्पुलाड़ जी कौन है ये? अबे भाई बम्पुलाड़ जी को नहीं जानता? वैसे तो 6 राउंड के होते हैं, लेकिन हमारे पंडित जी के पास पूरे 10 राउंड के हैं। तो फिर आज से ये तय रहा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर आ रहा है। वो जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां उसका कड़ा विरोध किया जाएगा और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। अजी सुनते हो, लाला जी मारे गए। नाम क्या था उसका? सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। जय गोपाल ने गलत इशारे कर दिया पंडित जी। स्कॉट की बजाय सैंडर्स मारा गया। यमराज और यमदूत में ज्यादा फर्क नहीं होता। लाठियां इस सैंडर्स ने ही बरसाई थी ना। अजी सुनते हो, अपने भगत पर खून का इल्जाम लग गया है। भगत पर खून का इल्जाम? मगर किसके खून का? अजी अदावत जी। ओहो, सरदार जी आप उर्दू बोल रहे हैं। सत श्री अकाल नहीं कहा जाता क्या? ग्रंथी जी को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। अजी सरदार जी हम कहा? सरदार जी तो अंदर है, कहीं तो बुलाऊं? मैं चली जाऊंगी। अजी कैसी बात करती हैं आप? ये आपके जाने की उम्र है, हैं? अजी थोड़ा बैठिए, सुस्ताइए, दूध छाछ पीजिए, सेहत बनाइए। कल को तो जमाना हमें इल्जाम देगा ना कि खातिर तवज्जो में कमी रह गई। खातिर जमा रखिए अपनी खातिर तवज्जो। कुछ दूसरी बात नहीं सोचती क्या? चाची जी हैं अंदर? अजी चाची जी को ही ढूंढा जा रहा है या फिर हमारे चचा जी को? सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। कुछ और बात कर लो। अजी बातें क्या कर लें? ये कम्बख्त कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि एक बार सामने आ जाए और दिमाग से सब कुछ गुल। तो एक काम किया कीजिए, रोज गुरुद्वारे जाया कीजिए, गुरबानी सुना कीजिए, मत्था टेका कीजिए और हाँ, छक कर लंगर खाया कीजिए। वाहे गुरु की कृपा रही तो दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा। अजी गुरबानी से दिमाग का इलाज तो हो जाएगा, लेकिन इस दिल का क्या करे? महंत जी से कहकर झाड़ा लगवा दूंगी, बेफिक्र रहिए। अभी मैं चलती हूँ। सत श्री अकाल। अजी सुनिए, कोई और भी है जो आपके सत श्री अकाल का हमसे ज्यादा हकदार है? अरे उससे भी बोल के जाइए ना। क्या हुआ? यही सवाल मेरा था कि खून का इल्जाम उसके सर पर, मगर किसके खून का? किसके खून का? उस सैंडर्स का खून तो सबको याद रहा। इतिहास ने अपने पन्नों में उसे डंके की चोट पर जगा दिया। उस इल्जाम ने उसको योग पुरुष बना दिया। लेकिन कल वो किनारी बाजार मिली थी अपनी माँ के साथ। मैंने सत श्री अकाल कहा तो शर्मा गई। उस पर उसकी माँ हंसकर बोलती कि बेटा तुझे शर्माने से काम नहीं चलेगा, अगली होली तुझे देवर जेठों के बीच ही बनानी है। उस गरीब की जान के सपनों का खून, उसका दारोमदार, उसकी जिम्मेदारी। दूसरों के खून से होली खेलने वाले उस महाबली ने क्या कभी मेहंदी के रंग को पहचानने की कोशिश की? ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। मैंने तुझे पहले भी कहा था उससे हंसी मजाक मत किया कर। ये मेरी जमानत के दिन महंगे पड़ गए सुखदेव। 24 घंटे बम बारूद की गंध सूंघने वाले उस महायोद्धा ने क्या कभी गुलाब की किसी नन्ही सी कली को सूंघ कर देखा? हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम की धारा बदलकर रख देने वाले उस युग दृष्टा ने क्या कभी किसी के छोटे से बुलाते दिल को टटोलने की कोशिश की? वो अपने आप से चोरी करने की कोशिश मत कर भगत। तू इस वक्त सुखदेव से बात कर रहा है। मैंने उससे आज तक बात नहीं की। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उस संग्राम में उसके साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर उसका सहयोग करने वाले एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपका यूं खामोश रहना कहां तक जायज है मिस्टर बटुकेश्वर दत्त? ओ यारा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तू ये खुद जानता है। लेकिन हम इसके जिम्मेदार हैं, हम इसके जिम्मेदार।
और हम इससे बच के भाग नहीं सकते। और भागे बगैर कोई चारा भी नहीं है। अबे जिंदगी हमें कहीं और धकेल चुकी है। जिंदगी किसी को किसी की मर्जी के बिना कहीं नहीं धकेल सकती सुखदेव। तेरी आंख में मुझे सुअर का बाल नजर आ रहा है भगत। तेरा कहने का मतलब? अबे तूने 8 अप्रैल के एक्शन में जाने से इनकार कर दिया। किसने कहा? वो पंडित जी का आदेश था कि 8 अप्रैल को असेंबली में बम फेंकने मैं नहीं जाऊंगा। जबकि बम फेंकने की पेशकश तेरी थी, फेंकने के बाद गिरफ्तारी की पेशकश तेरी थी। वो आज भी है। वहां दुनिया जहान की प्रेस होगी, विदेशी पत्रकार होंगे। HSRA के पास अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। अच्छा, तो पहुंचाएगा कौन? वो राजगुरु जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही है, लेकिन अपने लाचार बचपन की वजह से ऐसी जुबान नहीं रखता कि ठीक से बोल सके। वो जय गोपाल जो तेरे एक इशारे पर अपनी जान की बाजी लगा सकता है, लेकिन बेचारा चाह कर भी मंच पर खड़ा होकर क्रांति के मकसद को बौद्धिक स्तर पर व्यक्त नहीं कर सकता। ये सब मुझे कहने का मतलब? सरदार भगत सिंह आज सुखदेव से एक मामूली सी बात का मतलब पूछ रहे हैं। तू बहुत गंदा इशारा कर रहा है सुखदेव। हाँ, सरदार भगत सिंह को एकदम से एहसास हुआ है कि उनका ये सिर्फ लेख लिखने में है। HSRA के थिंक टैंक कहलाए जाने वाले सरदार भगत सिंह के इरादों में दिक्कतें आने लगी हैं। सरदार भगत सिंह अपनी तूफानी शिद्दत और विश्व क्रांति की बेइंतहा जानकारी अपनी जिंदगी के किसी नाजुक से लम्हों के लिए बचाकर रखने की सोच रहे हैं। खामोश हो जा सुखदेव। किसी भी किस्म की क्रांति में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती जनाब, और खासकर वो कंफ्यूजन जो एक औरत कर रहा है वो। कह रहा हूं खामोश हो जा सुखदेव। अबे मैं तो खामोश हो जाऊंगा, लेकिन तेरी आंख की लाली में बदलाव देख रहा हूं आजकल। तेरा कोई हक नहीं बनता कि तू उस पीढ़ी के मुंह पर थप्पड़ मारे जो तेरा मुंह देख देख के जी रही है। पंडित जी आज तो हो जाए, आज तो हो जाए, जो होता आया है अगर होता जाएगा उसको रोकेगा कौन? भला तुम बोलो, अरे हाँ बोलो। उसे तो होना है, उसे तो होना है और हुआ करेगा। होने में उसकी होनी है, नहीं हुआ तो किधर मरेगा? बोलो, अरे हाँ बोलो। लेकिन हुआ करे तो होने दो, उसको ना रोको, वो तो होकर ही कुछ कर दिखलाएगा। अरे हाँ बोलो, अरे हाँ बोलो। आज जो होता है, आज जो होता है सो होने दो, अब देखें कितना हो सकता है। यही नाप ले फितरत अपनी। बोलो, अरे हाँ बोलो। आज जो हो जाए, आज जो हो जाए, आज जो हो जाए। The British Empire was established by fraud and forgery of Simon and Hastings, and it is being maintained by the British bayonets. Hence we say in the loud roaring voice, get down with imperialism! Workers of the world, get united! Long live! Long live! Long live! और उस दिन सिपाही आया। हाँ, और सामने थाली पटक कर बोला, ले खा खाना। और उसने क्या बोला? संदेश तुम्हारी सरकार के लिए। अरे अब मैं और क्या करता? मना कर दिया उसने सबके सामने। सारी जेल देख रही थी। कहता है मुकदमा खुद ही लड़ेगा। उससे फायदा? अरे इन लोगों के फायदे और नुकसान कोई समझ पाया है क्या? एक लाहौर भेज दी है, बाकी सारे सेंटर्स पर सरकार में अफरा तफरी मच गई है। पंडित जी, सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो अंडरग्राउंड हो जाए। चारों तरफ छापे पड़ने शुरू हो गए हैं। सिर्फ अंडरग्राउंड होने से काम नहीं चलेगा, काम जारी रहना चाहिए। राजगुरु, तुम अभी के अभी पुणे निकल जाओ और अपनी कैची जैसी जुबान पर काबू रखना। पटना, आगरा, सहारनपुर तार करो कि गायब हो जाए। और हाँ, उस सुखदेव को खबर करो
उसे पुलिस कुत्तों समान ढूंढ रही है। कहां गई आप लोगों की वो धमाकेदार योजनाएं, और कहां गया वो HSRA का फैला हुआ नेटवर्क, और हां कहां गई वो पंडित जी की गाइडेंस? आप लोग तो अपने आप को समझदारी की इंतहा समझते थे ना? क्या? हाँ पंडित जी, जय गोपाल मुखबिर बन गया है। लाहौर की बम फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है और आज आगरा की भी, और फैक्ट्री के साथ भगत के बाद दूसरा बच्चा था हमारा, बिगड़ गया था तो क्या करेंगे उसका? अरे करेंगे क्या, मुकदमा चलाएंगे। परसों रात चुपचाप मुझसे मिलने आया, मेरे पैर पकड़कर बोला, भगत के लिए कोई संदेशा है क्या? अब देखो, उसके खुद के लिए संदेशा भेजना होगा। मेरा संदेश तेरे लिए भगत कि मैं पीछे नहीं रहा। जेल का फर्क है। तू दिल्ली में है, मैं लाहौर में। सुना है तुम्हारे केस की कार्रवाई शुरू हो गई है। अच्छा लगा सुनकर। इंसान के लिए हमारा तो इंसान की हत्या करने की ख्वाहिश रखने का तो सवाल ही नहीं। एकमात्र उद्देश्य था धमाका करना। शहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत ये चेतावनी थी उनके लिए जो समाज से दौड़े चले आने वाली हमारा यह काम इंसानों के प्रति हमारा नुकसान ही दर्शाता है। हम वो मिसाल लेके उठे हैं जो कभी गुरु गोविंद सिंह जी और शिवाजी, समाज बादशाह और रजा था, वॉशिंगटन और गैरीबाग की हाथ में असेंबली कांड करके हम बदला देना चाहते थे कि व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, और अगर समय रहते वर्तमान सभ्यता के ढांचे को नहीं बदला, सर्वहारा वर्ग को भत्ता नहीं दी गई, तो हमारे आने वाले हिंदुस्तान के कल को सड़कों से निकले होंगे। कितनी दूर गई उस युग दृष्टा की भविष्यवाणी, और कितने कानों में रची बसी रह गई आज उसकी बात। आज 1965 इस बात का गवाह है कि हमको आजादी कांग्रेस ने दिलवाई, जिसके पीछे वो गांधी नाम का बंदा था, और वो मूवमेंट वो महज वक्त का एक बुलबुला था जो वक्त के साथ ही टूट गया और अपने साथ ले गया खूनी गोलियों और बम धमाकों की आवाजें। गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हो मार्केट। धमाकों की आवाज तो चाहिए पाकिस्तान, नहीं चाहिए ऐसा मुल्क जिसकी जमीन पर हम आजादी सालों के बाद दोनों का दावा किसको? पॉलिटिकल किलर्स। इसका मतलब क्या होता है जी? पॉलिटिकल किलर्स मतलब राजनीतिक खूनी, जो राजनीति में बने रहने के लिए किसी का भी खून कर दे। लेकिन ये कौन सी राजनीति में बने रहना चाहते हैं? अरे वो महात्मा है, महात्मा। उनके मुंह से शब्द नहीं, अमृत फूटता है। उनके शब्दों को कोई छूट नहीं देता।
मुझे हरामजादी सरकार का इतना भी यकीन नहीं था। अरे सुन रही है ना तू? अब कम से कम इतना तो यकीन होगा, जहां भी है भगत सिंह है। मेरा नाम सुखदेव थापर है। मेरा नाम यतीन्द्रनाथ दास है। आगरा की फैक्ट्री में था, मसाला खोल रहा था कि पीछे से आवाज आई, हैंड्स अप। एक बार की तो मन हुआ कि तैयार किया हुआ बम पीछे की तरफ उछालकर हैंड्स अप कर दूं, लेकिन फिर सोचा कि तुम लफंगों से दोबारा मिलने का मौका कहां मिलेगा दादा। तुम्हारे बाप हैं, हम बाप हैं दुनिया के। वी आर आइडलिस्ट, ग्रेट, टू ग्रेट, वी आर सुपर ह्यूमंस। हमें अपनी शालीनता बनाए रखनी पड़ेगी, हमें खुदा बन के दिखाना होगा, तभी लोग मानेंगे कि भाई क्या लोग थे। क्रांति के रास्ते पर अपनी भावनाओं को पैरों तले कुचल कर आगे बढ़ गए। याद है? याद। अरे मुझे भी याद है। याद कैसे नहीं होगा। बाजार में एक कैलेंडर मिल रहा था जिस पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। अपने राजगुरु बाबू उसे खरीद लाए और पार्टी ऑफिस में लगा दिया। इस पर पंडित जी आए और कैलेंडर देखकर फाड़ कर फेंक दिया। इस पर राजगुरु बोले, मेरा कैलेंडर किसने फाड़ा? किसने फाड़ा मेरा कैलेंडर? पंडित जी ने कहा, मैंने। राजगुरु बोले, क्यों फाड़ा? पंडित जी ने कहा, या तो इसमें उलझा रहा है या क्रांति कर ले। राजगुरु ने एकदम से केंचुली बदली और कहा, अच्छा तो पंडित जी फिर आप हर खूबसूरत चीज को फाड़ दोगे? पंडित जी ने कहा, हाँ फाड़ दूंगा। मैं क्या बोलता हूं पंडित जी, आप ताज महल को भी फाड़ दोगे? हाँ फाड़ दूंगा। इस पर राजगुरु बोले, अरे पंडित जी, खूबसूरत दुनिया का सपना बसाने चले हो, खूबसूरती से इतनी नफरत पालकर? वो वाकई में एक खूबसूरत सवाल था। तुझे वो इटालवी क्रांति याद है, जब मैज़हीनी अपने पहले विद्रोह की हार से पूरी तरह टूट चुका था और अपने खोए हुए साथियों को याद करके बार बार रो पड़ा था। तब उसकी महबूबा के सिर्फ एक खत ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि वो आगे चल के इतिहास के बारे में दिशा निर्देशन करने लगा। हाँ, मैंने पूछा था उस लड़की के बारे में, क्योंकि मुझे याद आती है और किसी को भी याद करना मेरा हक है, किसी को भी यादों में बसाना हक है मेरा। वो तो हमें गुलाम मुल्क के नौजवान हैं। सुखदेव और इश्क जैसी पाक साफ चीजों के लिए आबो हवा ठीक नहीं, वरना अगले जन्म में यकीनन मैं अपनी महबूबा को आगोश में लेकर उसके कांधे पर सर टिकाना चाहता हूं। सजा मिली, लेकिन
लाल ठीक रहा कर, अपना ख्याल रखा कर, अच्छा पहना ओढ़ा कर, अच्छा खाया पिया कर, जरा सी जिंदगी है, कल किसने देखा? आज की तो सोचनी पड़ेगी ना। अब मैं चलती हूँ। उनके लिए मक्की की रोटी और सरसों का साग मंगवाया है। ये बावले लड़के। बेबी जी, मैं कम पढ़ी लिखी, दुनिया भी ज्यादा नहीं देखी। जो जानती हूँ कि कोई पकड़ा गया है, उसको सजा हो गई है, उसका दोष क्या था ये मैं नहीं जानती, उसने किया क्या था ये भी मैं नहीं जानती, और ना मैं जानना चाहती हूँ। तो जानती हूँ वो बदलना, उनको सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है, मेरा दिल कहता है कि कोई आए, और अगर कोई नहीं आता तो उसमें भी उनका कोई दोष नहीं है। क्योंकि मेरा दिल कहता है लेकिन मैं हार नहीं मानती। अगर ना आना किसी का धर्म है तो उनके आने की बाट जोड़ना मेरा धर्म है। मैं उनके धर्म को चोट नहीं पहुंचाऊंगी और ना वो मेरे धर्म को चोट पहुंचाए। बाकी आप तकलीफ मत कीजिए। अच्छा खाना और अच्छा पहनना अब मेरा धर्म बन चुका है, क्योंकि फीका रंग पहनकर कोई किसी का इंतजार नहीं कर सकता। रंग इश्क के कितने होते हैं ये न जाने पीर फकीर। रंग इश्क के कितने होते हैं ये न जाने पीर फकीर। ये तो जाने रांझा है कि हाँ या की जाने उसकी। रांझे ने मेरे वादा किया हो, रांझे ने मेरे वादा किया हो। मदहोश गुलाबी में जरा थोड़ा डाल बसंती नील, फिर पहन के उसको गोरिये थोड़ा बैठ नदी के तीर। बदली को जरा
लेके आऊंगा। मेरे इश्क की ये तासीर, मेरे इश्क की ये तासीर गोरिये, मेरे इश्क की ये तासीर, मेरे इश्क की ये तासीर गोरिये, मेरे इश्क की ये तासीर, इश्क की ये तासीर। किस चीज का इंतजार कर रहे हो सालो? कि ऊपर से कोई पैगंबर आएगा और तुम्हें छुड़ा ले जाएगा? ये लाहौर सेंट्रल जेल है, दिल्ली या कानपुर नहीं। जो तो सालों को अंग्रेज अफसर को गोली मारोगे? हाँ, हुकूमत से टक्कर लोगे? अरे मैं तो कहता हूँ ये पूरा का पूरा खाना इनकी नाक के छेद के अंदर घुसा दो। मैं भी देख रहा हूँ ये भूख हड़ताल करना चाहती है। नाम उसका नाम खान बहादुर अब्दुल अजीज है पंडित जी। वो हैवानियत पर आया है। उसने 25 पठान मंगवा लिए हैं जो इनके सीने पर इनकी नाक से खाना ठूस रहे हैं। आज इनकी हड़ताल का 50वां दिन था। ये हड़ताल रुकेगी। ये जंग रुकेगी नहीं। ये तो शुरुआत है। We want the facilities equivalent to the European president. ये हमारा हक है। इंकलाब! इंकलाब! भगत, शिव ने मक्खियां मार के खा लिए भगत। उसका सारा खाना बाहर आ गया भगत। और अजय ने मिर्चों वाला पानी पी लिया भगत। ये लोग उसके गले में नली नहीं घुसेड़ पा रहे। भगत ये दिन के फेफड़ों में एक शेर दूध मर गया भगत। उसका बदन रखना चाह रहा है। उसकी नाड़ी जा रही है भगत। वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा। उसके आस-पास लगाया है। चलती रहे, ये भूख हड़ताल चलती रहे जब तक कि हम हासिल नहीं करें कंप्लीट इंकलाब। जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! मोतीलाल नेहरू सरेआम ब्रिटिश हुकूमत के जुर्म को मैदान में दास को रिहा किया जाए और जवाहरलाल नेहरू से सर झुकाता हूं। Don't you forget that the soil of this nation has had enough domination. Our laws are and we are out and out ready to get the most precious thing we have. That is our life. That is our life. That is our life.
भगत के साथियों में से ये पहली मौत थी। कभी लगता है कि क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए तैयार किया भगवती, कि ऐसे किसी एक्शन में भेज के हमेशा हमेशा के लिए खो दूं? इसे खोना नहीं कहते पंडित जी, इसे तो पूरी तरह से पा लेना कहते। ये हड़ताल अब भी नहीं रुकेगी। मस्त बंगड़ा नाच जटाई वसाकी, ओ मस्त बंगड़ा जाट जटाई वसाकी। मुझे आज भी याद कैसे वो हड़ताल तोड़ी गई थी। हे भारत के नर नारियों, अच्छा ठीक है, मैं अपना एक शब्द वापस लेता हूं। हे भारत के नर बंधुओं, मैं इस 114 दिन पुरानी हड़ताल का अंत चीयर्स के देसी संस्करण के साथ करता हूं, तो फिर चरमरा दे। वाकई चरमरा तो दिया था उन्होंने पूरी व्यवस्था को। वाकई। और उसके बाद जापान, कनाडा, पोलैंड और दक्षिण अफ्रीका से सैकड़ों चिट्ठियां आने लगी थी समर्थन के लिए। हड़तालें फूट पड़ी थी, किसान और मजदूर वर्ग रेले की रेले बनाकर बाहर निकल पड़े थे और अखबार भी हुकूमत के खिलाफ आग कर रहे थे। और ऐसे में शिव वर्मा ने बहुत भावुक होकर भगत से कहा था, यार आजकल ना तुम्हें नाम से बुलाने को ना जी नहीं चाहता। तो क्या कह के बुलाएगा? सरदार। सरदार का पूर्ण स्वराज्य का नारा मुल्क के कोने कोने में गूंज उठा था, चारों ओर गूंज उठा था। और अंग्रेज भी इस घटना से एकदम हिल गए और उन्होंने भी इस मांग को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि करे बगैर कोई चार आगे तो नहीं था। सरदार, तुमको मालूम है इतिहास में इसका श्रेय हमेशा कांग्रेस को दिया जाएगा। शिव, कल जब मैंने
जमादार के 8 साल के बच्चे को ये नारा लगाते हुए सुना, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा श्रेय मुझे मिल गया। एक बात पूछूं सरदार, आप कभी इस गांधी से मिले भी हो? हाँ, मिला। बस एक धुंधली सी याद है। मैं उनका भक्त तो नहीं हूं, मगर उनकी कदर जरूर करता हूं, इसलिए उनका विरोध करने का हक भी लेता हूं। शिव, हमारी जिंदगी चाहे कहीं भी जाए, हम इस हिंदुस्तान को वो आजाद भारत, महाभारत के बाद वाला आजाद भारत तो नहीं देना चाहते, जहां भूख फैले, गरीबी हो, महामारी हो, भेड़ियों का राज हो। अरे हम तो देना चाहते हैं वो देश जहां तिरंगे हो, उमंगे हो, खूबसूरती हो, मुस्कुराहटें हो, भाईचारे का साम्राज्य हो। और हमारी क्रांति कोई खून न लगे। अरे इसे तो फूल की पंखुड़ियों से पोस पोस के पैदा किया है यार। हमारा इनकलाब आएगा, हमारा इनकलाब जरूर आएगा। ये अलहदा बात है कि हम उसे अपनी जिंदा आंखों से देख पाएंगे या नहीं। शिवराम हरि राजगुरु। चार्ज सैंडर्स मर्डर केस। कब पकड़े गए? 10 जनवरी 1930 को। कहाँ पकड़े गए? पूना में। कैसे पकड़े गए? मालूम नहीं, जब पकड़ लिया गया तब मालूम चला कि पकड़ लिया गया। किसी ने मुखबिरी की थी? हाँ। किसने? मैंने। अपनी मुखबरी खुद ही? कैसे? वहाँ ना मैंने एक आदमी को बता दिया था कि सैंडर्स को मैंने मारा है। अबे एक आदमी को नहीं, पूरा शहर को बता दिया था। और तो और वो पिस्तौल भी दिखा दी थी। बोल, गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा। अरे झूठ है, झूठ गलत है। हाँ। साले, हम जेल में हैं तो क्या बाहर की खबर नहीं रखते? अबे पंडित जी ने समझा के भेजा था ना कि अपनी कैंची जैसी जुबान को काबू में रखना। रखी? अरे यार वहाँ ना मच्छर बहुत थे। अच्छा। मैं ना ठीक से सो ही नहीं पाता था। चलते फिरते मुझे भूख लगी रहती थी, उसी में कभी कहीं मुंह से निकल गया। बेटा देख, ये मच्छर तेरे जैसे यहाँ भी बहुत है। अरे व्हाट यार, आई हियर दिस वेलकम। अरे अंग्रेजी।
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। This is 5th May 1930 लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की कार्यवाही शुरू होती है। अजी बहुत जल्दी शुरू नहीं कर दी, अभी तो पकड़े हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है। मिस्टर सिंह एंड ग्रुप, आप लोगों पर सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का इल्जाम लगता है। हाउ डू यू प्लीड, गिल्टी और नॉट गिल्टी? मी का टेलिंग सर जी, अगर जायज हथियार से मार देते तो इल्जाम नहीं लगता क्या? हाँ यार, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बिहेव प्रॉपर्ली, दिस इज कोर्ट। अच्छा हुआ बतला दिया, हम तो तबेला समझे। लॉर्ड, जैसा कि सबूत बतलाते हैं, असेंबली बम केस में भी इनकी जेब से इंग्लिश पिस्टल बरामद हुआ था। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार के पास हथियारों की कमी तो है नहीं। हमें हैरानी नहीं होती अगर उस दिन हमारी जेब से ब्रिटिश टैंक बरामद हो। वेल, आपकी डिमांड्स पर गौर किया गया। इस टाइम हमारे जेलों के खाने का स्टैंडर्ड एवरेज से बेहतर है मिस्टर सिंह। अच्छा, सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी, अगर इसे ब्रिटिश सरकार बेहतर खाना कहती है, देन आई रियली डाउट द टेस्ट ऑफ ब्रिटिश फूड। वहां लंदन में इसे पोटैटो विद कॉकरोच एंड चपाती विद फिल्थ के नाम से सर्व किया जाता होगा। हिंदुस्तान में इसे घटिया खाना कहते हैं। घटिया समझते हो? बिल्कुल नहीं समझते। आपकी दूसरी मांग है कि आप लोग पॉलिटिकल बिजनेस है, इसलिए आपसे स्तर से नीचे का काम ना कराया जाए। काम खाम होता है मिस्टर सिंह, इसमें स्टैंडर्ड की कोई गुंजाइश नहीं होती। काम खाम होता है तो फिर एक काम करिए, कभी हमें अपनी भक्की पर बैठाइए और खुद लगाम थामिए, और अपनी मेम साहिबा को बैठाकर उनसे कहिए कि अपनी पतली महीन आवाज में चिल्लाए, हटो हटो, सिंह साहब की सवारी आ रही है, आपकी तीसरी मांग है कि आप लोगों को पढ़ने का सामान बेरोक टोक भेजने की सुविधा दी जाए। साथ ही एक न्यूज़पेपर मुहैया कराया जाए सरकारी खर्च पर, नहाने की अच्छी सुविधा हो और पहनने को साफ कपड़े। आपको क्या लगता है कि आप लोग किसी हिल स्टेशन पर बैठे हैं और कैजुअल लीव पर हैं? मी क्या बोलतू सर जी, आप लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे मुख में चुपचाप ऐसे घुसाए जैसे कि कोई ऑनरेबल लेडी अपना नाजायज बच्चा पैदा करने के लिए सोसाइटी से भाग कर आ जाती है। तुम्हारा काय बिटाते सर, हमारा मुल्क कोई अलग नर्सिंग होम है और आप यहाँ मैटरनिटी लीव पर आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम फणींद्रनाथ घोष है और गद्दार फणींद्रनाथ घोष है। और मैं ही इन लोगों का साथ फिरोज शाह कोटला की मीटिंग से बम बनाने का फैक्ट्री तक था। इन लोगों ने नाजायज बम की फैक्ट्री लगाई मिस्टर घोष? यस। आपने उसमें साथ दिया? यस। योर विटनेस प्लीज। फैक्ट्रीज हमने लगाई थी तो, और नहीं तो क्या इन लोग ने लगाया? किस किस ने? करीब करीब सारे। अरे घोष बाबू, उसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, हाँ, इतना पैसा का भी जरूरत नहीं है, कौम में भी काम चल जाता है। क्यों?
अगर मेरठ से गन कार्टन खरीदने पड़े तो? गन का कार्टन कलकत्ता में मिलता है मिस्टर। अरे सिर्फ सर्दियों में है ना घोष बाबू, आप तो घर में ही बना सकते हैं उसे। हाँ बना सकते हैं, राइट। और हमने बनाया बिना पोटेशियम के, बिना नाइट्रेट के बना दिया। हम वो भी लाया। और बमों के खोल? बमों के खोल हाँ मिल जाता है आसानी से बाजारों में, बस सबूत नहीं छूटना चाहिए मालूम। प्लास्टिक के खोल से घोष बाबू अब बम कैसे बना सकते हैं? बम में हमेशा मेटल का खोल लगता है मिस्टर। हमको मत सिखाओ, हम बंगाली बाबू, हमको सब आते समझे। पटाखे और बम में फर्क होता है मिस्टर कोल्ड स्ट्रीम। आज जितेंद्र दा जिंदा नहीं है, होते तो बतलाते इस लंगूर को पटाखा तक नहीं बनाना। की बोलते हैं लंगूर। हमको बम बनाना नहीं आता, हमको है खूनी बोलते। अभी इनको बताता है पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट पीटर 70%, सल्फर 15%, चारकोल 10%, कार्बन का प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद घर में काम आने वाला शीशा, किचन, इन सबको पंडित जी, वो बेवकूफ बम बनाने की सारी विधि बक गया, वो भी जर्नलिस्ट से भरी अदालत में। ये देखिए, आज हिंदुस्तान के हर अखबार के फ्रंट पेज पर बम बनाने की विधि छपी है, वो भी तफसील से। अब तो साला कुटीर उद्योग लग चुका होगा घर घर में। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या आपको मालूम है कि मुकदमा आपके गैर मौजूदगी में भी चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं मालूम। ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल। वायसरॉय इरविन के इस नए शगुफे के बारे में हमें पता है हमें इस गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, जहां ब्रिटिश सरकार ने मिस्टर गांधी की शांतिपूर्वक धरना देने की मांग को स्वीकार करते हुए इंडियन इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन के नाम पर ब्रिटिश गुड्स पर 15% और नॉन ब्रिटिश गुड्स पर 30% टैक्स लगाया गया, जो सिर्फ यहाँ के बड़े वर्ग के स्वार्थियों के लिए यूज होगा। ना तो किसानों पर से लगाम कम हुआ है, ना नागरिकों पर से टैक्स, यहाँ तक कि नमक पर तक से नहीं हटाया गया। हमें मत सिखाइए गांधी इरविन पैक्ट। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कुछ नहीं बोल पाया था वो गांधी और कुछ नहीं बोल पाए थे कांग्रेस के सारे सर्वेसर, और कुछ नहीं बोल पाए थे देश के सेल्फ डिफाइंड लीडर। उन्होंने तो बस अदालत में आना ही बंद कर दिया। शायद सरकार चाहती भी यही थी। उस सदी का वो सबसे अनोखा मुकदमा चला, इसमें अभियुक्तों को तलब करने की जरूरत नहीं सोची। माफ करना, मैं आपका नाम भूल जी, मैंने बताया ही नहीं था। कानपुर में आप सिर्फ खुद से मिलने आए। जैसे दिल्ली गया 10 साल से। वो वक्त 1965 का था, आज वक्त बदल गया है। आज किसी को उस वक्त में क्या इंटरेस्ट है क्या? सही कहा, जब जागना चाहिए था तो जागा नहीं, और अब जब जागा है तो उन लोगों में से सिर्फ आप बचे। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आज का हिंदुस्तान है ना, इस मुल्क को हम जैसे लोगों का दिया हुआ है। उसका मतलब मैं उन हजारों लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने आया हूं जो उस वक्त उस इंसान की तूफानी रफ्तार से उनको बचा नहीं पाए थे। तो कहीं
न कहीं जो है एक दूसरा भगत बनने का सपना पाल लिया, लेकिन वो दौड़ नहीं सके थे उसके साथ। उनको रास्ते में रुक जाना पड़ा। कुछ लोग थक गए थे और कुछ लोग फिसल गए, और वो बीच से गायब होकर भी अपनी मंजिल पर पहुंच गया। और हम जैसे लोग आज भी भटक रहे हैं रास्तों, यहाँ वहाँ, इधर उधर। मेरे पास ताम्र पत्र है, मेरे स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट। मैं आज अपनी मर्सिडीज गाड़ी में आया हूँ, अपने एयर कंडीशन बंगले से निकलकर, और मेरे सारे नाती पोते सब पब्लिक स्कूल। मेरी पत्नी शहर की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरी प्रेसिडेंट। मिल रही सुविधाओं को इस्तेमाल कर लेने में क्या हर्ज है? ये आप कभी उसको बोल पाए? इसमें चुनाव आता है, तुमने कुछ और किया और उसने कुछ और। क्यों? मैं आखिर वो क्यों नहीं चुन पाया जो उसने चुना? ये हमारा चुनाव, इसे हमने चुना, और अगर इससे आने वाले हिंदुस्तान को कोई भी दिशा मिलती है तो ये हमारी उपलब्धि है। कोई दिशा नहीं दे पाए तुम, कोई दिशा नहीं दे पाए। आज के हिंदुस्तान में तुम्हें साबुन के कैलेंडर पर देखकर पहचाना जाता है सरदार भगत सिंह। लोगों की यादों में बसना हमारा मकसद नहीं, अगर हमारा फैसला। ये खुशी की बात नहीं कि हम लोग पहले से जानते हैं ये फैसला क्या होगा। कल अदालत में मेरा इनकम टैक्स का फैसला, तो यकीन मानिए मेरी टांगे हर कांप रही थी। क्या अपने सिर की गर्दन में तब जाके वो बंदा कहीं उसकी गर्दन पे टिक पाएगा? यार मुझे तो ये समझ में नहीं आता, उसकी गर्दन है या दिया सलाई? भी क्या बोलते हो यारो, अपने भगत के लिए तो गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब जाके कहीं भाई साहब का कट नहीं तो पाएगा। ए भगत तू मुझे एक बात बता यार, तू इंसान है या कुतुब मीनार? कुतुब मीनार। और अगर यही बात पंडित जी से कहते तो इसकी मजाल है जो इस माउजर के रहते पंडित के जिस्म को हाथ लगा सके। मैं भी बहुत दिन जिंदा नहीं रहूंगा भगत, तुम लोगों की याद बहुत आती है। छोटा होता पंडित चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर को छूकर पूछ रहा था, Who is this funny naked man grandpa with such a huge mustache on his face? Is he a model or something like that? वो वक्त भी एक तथ्य था, ये वक्त भी एक तथ्य है। तथ्य तो तथ्य होते हैं, उसमें तुलना नहीं होती। सरदार के मुकदमे के दौरान भगवती भाई बम बनाते वक्त लाहौर में मारे गए थे। उनकी धर्मपत्नी हमारी अपनी दुर्गा भाभी गाजियाबाद में रहती थी, किसे मालूम था? काकोरी केस के इकलौते चिराग डॉक्टर मनमथनाथ गुप्त निजामुद्दीन दिल्ली में रहते थे, किसे मालूम था? किसे मालूम है कि कानपुर में रहने वाले शिव वर्मा नाम के इंसान के हाथ उस इंसान के हाथों में तब थे जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा था। मुझे याद है वो आखिरी मुलाकात, तब जयदेव कपूर ने बड़े भावुक होकर पूछा था, सरदार तुम मरने जा रहे हो सरदार, दिल से बताना, क्या तुम्हें इस बात का अफसोस तो नहीं
अपना काला पानी भोगने के बाद जेल से निकलना और एक खूबसूरत सी लड़की देख के शादी करना और 4-5 गोल मटोल बच्चे भी पैदा करना, फिर उन्हें बताया करना कि तुम्हारे चाचा लोग ऐसे ऐसे थे, हम एकदम जिंदा हो जाया करेंगे। इससे अधिक 23 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का क्या मूल्य हो सकता था? वक्त वाकई खत्म हो चुका था। सुना था आखिरी इच्छा के तौर पर उसने लेनिन की जीवनी और रसगुल्लों का कुल्हड़ मंगवाया था। मुझे याद है जेलर ने जब राज महेंद्र जेल में यह खबर सुनाई तो मैं सिंचों से सिर पटक कर फूट फूट कर रो रहा था। पास के कमरे में जयदेव के सिसकियों की आवाज आ रही थी। सुना दंगे भड़कने के डर से वक्त से 11 घंटे पहले शाम ढले उन्हें फांसी दे दी गई थी। उनकी लाशों को जेल की पिछली दीवार तोड़कर रातों रात फिरोजपुर रवाना कर दिया गया। वहां उनको अधजले हालात में सतलुज में फेंक दिया गया। उनकी समाधि आज भी वहीं पर है। और चंद्रशेखर आजाद इसके ठीक 1 महीने पहले जा चुके थे एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद की मुठभेड़ में। और बटुकेश्वर दत्त ने 1965 में इच्छा की थी कि मरने के बाद भी उन्हें इन तीनों के साथ ही दफनाया जाए। उनकी ये इच्छा भी पूरी होती। प्रेमदत्त 3 साल बामशक्कत, कुंदनलाल 7 साल बामशक्कत, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, कमलनाथ, गया प्रसाद, किशोरी लाल, महावीर सिंह, आजन्म काला पानी और 23 मार्च 1931 राजगुरु रंग दे बसंती चोला है माई, ओरे मेरा रंग बसंती चोला।
आज भी जिंदा हूं इस आजाद भारत में, जिसका सपना वो देखा करता था, उसका सपना। चैन की सांसें होंगी, चारों तरफ उमंगे होंगी, भूख का नामो निशान नहीं होगा, कोई चीख पुकार नहीं होगी। वाकई आज कहीं चीख पुकार नहीं, चारों तरफ खामोशी है, सन्नाटा है, वीराना है, जो इशारा कर रहा है आने वाले तूफान का, आने वाले बवंडर का। पहले कोड़ों की चोट का एहसास होता था क्योंकि कोड़े दिखते थे। अब कोड़े मारने वालों को यह सुविधा मिल गई है कि वो दूर से बैठकर ही कोड़े फटकार सके। उन गोरों का राज उस गोरे मुल्क में वापस धकेल दिया गया था। आज फिर किसी दूसरे गोरे मुल्कों से धीरे धीरे वापस आ रहा। शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरह आई होगी। बहरहाल वो कहता था, रुकना मत, मुकाम बहुत आएंगे, रुक गए तो थक जाओगे। मैं आज भी थकने के बावजूद चलने की कोशिश कर रहा हूं सरदार। लेकिन एक बात बताओ, कभी कभी रातों में तुम्हारा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जब सामने आ जाता है ना, तो एक सवाल पूछने की इच्छा जरूर होती है। सरदार, क्या यही था वो आजाद भारत जिसको पाने का तसव्वुर तुमने किया था?